हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द ट्विन पोस्ट में। माय नेम इज गुटे हिंगोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इट ऑर्गेनाइजेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो ये वाला चैप्टर छोटे क्वेश्चन आंसर में आके सिमट जाता है या सीधे से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बस अगर हमने अच्छे से याद कर लिए तो हमारे बोर्ड में इसमें फुल आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आज की पीपीटी थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई इस क्वेश्चन आंसर से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सब कवर इसमें कर दी। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे से आराम से फुल स्कोर कर सकते हैं। तो सीधा चालू करते हैं पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन से। 1 मार्क्स क्वेश्चन के बाद हम जाएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन में, और इसके जितने 4 और 6 हैं उनको मैंने कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि 4 और 6 वाले बिल्कुल सेम से ही रहते हैं। या तो आपके में 4 में आ जाएगा वो 4 पॉइंट पूछ लेंगे, या वो 6 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीधे हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन की, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डाले और इनमें से बहुत सारे आपको 1 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसको आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला आता है कि यूएन के मेन हेड कौन होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। तो इस समय हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये नाम आपको बिल्कुल रट लेना है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। एंटोनियो गुटेरेस हमारे अभी के सेक्रेटरी जनरल। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो हमें लिखना है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, साथ ही साथ कोऑपरेशन को बढ़ाना हमारा यूएन का काम है। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके कितने मेंबर होते हैं? इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 15 मेंबर इसमें होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 5 कौन से परमानेंट मेंबर होते हैं। तो हमारे जो 5 परमानेंट मेंबर के नाम है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 5 मेंबर याद करने की आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। फैब्रिक से क्या मीनिंग होता है? हमारा एफ से होगा फ्रांस, ए से हमारा होगा अमेरिका यहाँ पर, लेकिन आपको याद रखना है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख के आना है, या यूएस। तो अमेरिका सीधे कॉन्टिनेंट लिख देते हैं, इसलिए आपको ए पर इजी पड़े ट्रिक, इसलिए मैंने फैब्रिक करा है। ए से आप बस याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की बात कर रहे हैं। बी से हमारा आता है ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर इसके बाद आर से हमारा आता है रशिया, आई आपको स्किप करना है, और सी से हमारा आता है चाइना। फैब्रिक से आपको ये रट गया, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इसके बाद करें यूएन में कितने मेंबर हैं, तो आज की डेट में यूएन में 193 मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये आप बिल्कुल रट लो, मैं पीडीएफ में भी पीपीटी डाल दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इसके बाद दूसरा आता है कि जब यूनाइटेड नेशन 1945 में फॉर्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशन चार्टर में कितने लोगों ने साइन किए थे? तो टोटल 51 लोगों ने मेंबर इसके स्टेट ने इस पर साइन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है इसका। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, ये जो स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट इट वॉज टू सेव इट फ्रॉम द हेल। ये जिनने लिखा है, इन्हें क्यों लिखा है? ये स्टेटमेंट आप यूज भी कर सकते हो 6 मार्क्स क्वेश्चन में, या सीधे स्टेटमेंट आ सकती है। इसका सिंपल है कि जो डैग नाम जी के हमारे जिन्हें स्टेटमेंट दी थी, इनका कहना था कि जो यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ है ये दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है, मतलब इसको वॉर से बचाने के लिए हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इनने दिया था। इसके बाद 4th आता है फुल फॉर्म्स। आपको फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए, आ सकते हैं। हमारे हु का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम होता है रिलेटेड हेल्थ शब्द उसका देखना। क्या यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड टू डील विद चाइल्ड वेलफेयर का काम देखते हैं। तो यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये साइंस, कल्चर, एजुकेशन की तरफ देखता है। इसके बाद आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये लेबरों के राइट्स की बात कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं इनमें। ये यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ टॉपिक अभी अभी ऐड हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, ये बोर्ड एग्जाम में देखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद अब 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डाल रहा हूँ। अब सवाल आता है, यहाँ पर हम 6 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट? अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक है हमारा जो दोनों हमारे ह्यूमन राइट्स पर एक है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा हमारा आता है ह्यूमन राइट वॉच। लेकिन फिर भी हमें सारे पढ़ना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में इनमें से एक न एक आने की चांसेस 99% रहती है।
कि अगर यूएन से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है तो वो यही आएगा कि इनमें से कुछ एक्सप्लेन करो। तो हमें सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? ये पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेट करता है, पूरे वर्ल्ड में इसको देखता है। टोटल इसके 190 मेंबर हैं, जिसमें से आउट ऑफ देम G8 मेंबर्स एंजॉय मोर पावर। जो G8 मेंबर्स हैं, नाम दिए हुए हैं, ये ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। और यहाँ पर वोटिंग सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का है, एक कंट्री से ज्यादा भी वोट आ सकते हैं। इसलिए यूएस के अकेले कितने वोट है वहां पर 16.75%, मतलब यूएन का दबदबा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका दूसरा आता है वर्ल्ड बैंक। आप सब जानते होंगे 1944 में क्रिएट हुआ था। इसका मेनली काम था ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट देखना, जो नई नई डेवलपिंग कंट्री है उनको लोन प्रोवाइड करना, थोड़ा सा गवर्नेंस का काम भी देखती है। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्री को फेवर करती है। इसके एजेंडा हमेशा ऐसे होते हैं कि छोटी कंट्री को फंसा ले और उनको फ्री मार्केट फोर्स में ले आए, ताकि बड़ी कंट्री उनका फायदा उठा सके। साथ ही साथ ये लोन देती है तो उसमें इसमें बोला जाता है कि ऐसी कंडीशन रख देती है जो बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब कठिन कंडीशन पर ये लोन देती है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से मालूम चल रहा है ये 1995 में फॉर्म हुआ था। इसके पहले गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ चलता था, उसको रिप्लेस इसने किया था। इसके 164 मेंबर हैं। पूरा ट्रेड का काम ये देखता है। और इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारा यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इनने इसको अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करना चालू किया, क्योंकि उनका वर्ल्ड ट्रेड में बहुत योगदान है। हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन का यूएस से 3 गुना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में है। इससे हमें मालूम चलता है इनका ये हो जाता है। और यहाँ पर बोला जाता है कि इसके जो प्रोसीजर है बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसलिए नई नई जो हमारी कंट्री डेवलपिंग उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगता है बड़ी कंट्री का दबदबा उन पर फोर्स हो रहा है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नाम से मालूम चल रहा है इसका मेन काम है एटम्स के लिए देखना है कि एटम्स का पीसफुल यूज हो, फिर मिलिट्री पर्पज से यूज हटाती है और कुल मिला के यही देखती है कि भाई एटॉमिक एनर्जी का सही से यूज हो मार्केट में। इसके बाद 5th नंबर की हमारी आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन राइट्स की है ये, इसलिए इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के बारे में पब्लिश करता है, रिपोर्ट्स बनाता है। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी खुश नहीं रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की खामियां जितनी भी होती है, खामियां पूरा ये अपने उसमें दिखा देता है, इसलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमनेस्टी और ये, क्योंकि दोनों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि 2 एनजीओ बताओ आप यूएन के, तो ये दोनों नाम आपको आना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें 2 मार्क्स क्वेश्चन में, तो वहां पर ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं? वर्ल्ड ट्रेड वाला आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक वाला आ जाएगा, हु वाले आ जाएंगे, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पर। लेकिन अगर 1 मार्क्स में बोले तो ये ज्यादा नाम लिखने आ जाते हैं। इसके अगर हम ह्यूमन राइट वॉच की बात करें तो एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। ये लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का। उसके बाद इसकी पूरी मीडिया का टेंशन ये लेकर जाता है ह्यूमन राइट अब्यूज पर। ये बच्चों के लिए काम करता है कि चाइल्ड सोल्जर्स नहीं होने चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में देखता है, और लैंड माइंस पर बैन लगाने के लिए काम करता है ये। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा आता है मेंशन एनी 2 एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, अब ये बोल रहा है 2 एजेंसी बताओ। तो 2 एजेंसी कौन सी है हमारी? एक है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एक हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये 2 नाम आपको बिल्कुल रटना जरूर। अब इसके बाद मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा। हम आगे पढ़ रहे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो वहां पर आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी की बुक में एक पेज, बड़ा सा पेज दिखा जाएगा, एक फोटो लगी होगी। फोटो में लिखा होगा 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। वहां पर छोटे छोटे यूएन के ऑर्गेनाइजेशन दिए, वो मैंने इसमें सिर्फ 2 डाले हैं, क्योंकि वही 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी आप थोड़े बहुत पढ़ लेना, जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एक काउंसिल है, ये सब आपकी बुक में दिए हुए मैंने नहीं डाले। बुक में मैंने सिंपल एक जनरल असेंबली डाला है और एक सिक्योरिटी काउंसिल डाला है, क्योंकि मेनली इन्हीं 2 से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर आप एक बार नजर उन पर भी मार लेना अगर आपका मन कर रहा है तो। अब 2 फंक्शन बताइए जनरल असेंबली के। तो जनरल असेंबली का पहला फंक्शन है कि हर उस चीज पर इन लोग डिस्कस करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं जो यूएन के दायरे में आता है, और फिर पूरा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का काम ये करते हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल से आपका समझते हो उसका कंपोजिशन बताइए। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर ये कि यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और परमानेंट लोगों को राइट टू वीटो होता है। वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। वीटो पावर मतलब नेगेटिव वोटिंग, मतलब समझिए कोई एक टॉपिक पर वोटिंग चल रही है, जो 5 परमानेंट मेंबर है उनमें से एक ने भी नेगेटिव वोट कर दिया कि मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, तो वो चीज वही रुक जाएगी, उसको आप आगे नहीं भेज सकते। मतलब समझिए एक लॉ बन रहा है, अगर एक जन ने भी मना कर दिया परमानेंट मेंबर तो वो लॉ नहीं बन पाएगा। ये होता है एक वीटो पावर।
तो ये वीटो पावर का लोग बहुत गलत यूज करते हैं, इसलिए इस पर आवाज भी उठती है। इसके बाद आता है यूएनईपी से क्या समझते हैं आप? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी जिसको हम बोलते हैं, समझ में आ रहा है, इन्वायरमेंट उसके लिए पूरा काम करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंसेस को ही देखता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण जो इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सब पूरा ही देखते हैं। मतलब इनका कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी सही है लेकिन इन्वायरमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाता है, उसके साथ ये डिटेल स्टडी करता है कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें ज्यादा नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है यूएन रिलेटेड आएगा। पहला एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में, यूएन में इंडिया को घुसना क्यों नहीं मिल रहा, क्यों बाकी कंट्री क्वेश्चन करती है कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर पहला हमारा आता है कि इंडिया का मन है परमानेंट मेंबर बनने का, लेकिन कुछ कारण है जो परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं बन पा रहा है। उसका पहला आता है कि पाकिस्तान है हमारा। एक पाकिस्तान एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चलती है तो वर्ल्ड का कहना है भाई ये दोनों नेबर आपस में एक दूसरे पर पीस नहीं ला पा रहे, तो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या काम कर पाएंगे। इसका जो इंडिया का न्यूक्लियर वेपन है, तो वो एक बहुत बड़ा डाउट का क्वेश्चन ले आते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं मिसयूज ना कर दे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, पाकिस्तान इंडिया दोनों का न्यूक्लियर वेपन की लड़ाई के कारण नाटक चलते हैं। पाकिस्तान की वजह से इंडिया पर टेररिज्म वाले भी आरोप लगते रहते हैं कि टेररिज्म का पूरा आजू बाजू चलता रहता है। तो कुछ रीजन है जो हमारे एरिया के बारे में बता दिए जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान बार बार टांग अड़ाता है बीच बीच में, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कई ऐसी कंट्री जैसे जापान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जर्मनी, ब्राजील, इनका कहना है कि हम भी बनने लायक है परमानेंट मेंबर। जब सभी परमानेंट मेंबर बनना चाहेंगे तो फिर किसी एक की सुनी नहीं जाती, इसलिए इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ये 2 बहुत बड़े रीजन आते हैं। बुक में और भी रीजन दिए, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन मेन हमारे सामने ये रीजन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आता है कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्पफुल रहते हैं। ये कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, पीस बढ़ाते हैं, वॉर को रोक देते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक मैकेनिज्म दे देते हैं कि कैसे पूरे वर्ल्ड को काम करना चाहिए। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को एक साथ काम करने के लिए मदद करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, इसमें एक अकेली कंट्री काम नहीं कर सकती, तो मदद करते हैं कि सब साथ में काम कर पाए। फिर कुछ इंटरनेशनल अफेयर हैं जो इंटरनेशनली सॉल्व करने हैं, वो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़ाई है जो ऐसे सॉल्व नहीं हो रही, उसको एक इंटरनेशनल लेवल देना पड़ता है, तो वहाँ ये हेल्प करते हैं। ये कुछ रीजन हमारे सामने आ जाते हैं। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो आपको बिल्कुल रट लो, आप बिल्कुल दिमाग में इसको बिठा लो, इसलिए मैंने सीधे आपको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट डाल दिए। अब स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, या तो आपको बोर्ड में पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा, यूएन की बात अगर हम करें, या फिर इनका कोई ना कोई क्वेश्चन मिल के आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में कहीं भी देखने को मिल सकता है। इनको वो लिंक करके डाल देंगे या फिर अलग अलग डाल देंगे, या ऐसा बोल देंगे कि सबसे थोड़े थोड़े पॉइंट लिखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूएन के रिफॉर्म की, उसके स्ट्रक्चर की। मतलब यहाँ पूरी बात करेंगे यूएन में कैसे कैसे रिफॉर्म लाने की बात करी जा रही थी, फिर क्या क्या ऐसे हमारे सामने प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से रिफॉर्म नहीं आ पा रहे थे, और बाकी पूरे वर्ल्ड में इसका क्या सिनेरियो चल रहा था। तो मेनली अगर हम बात करें हमारी यूएन की, तो यूएन हमारा फॉर्म हुआ था जैसे ही हमारी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी 1945। जब हमारा यूएन 1945 में फॉर्म हुआ, उसके वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीधे क्या चालू हो गया था, कोल्ड वॉर। तो उस समय यूएन को जैसा फ्रेम किया गया, वो कोल्ड वॉर के हिसाब से फ्रेम किया गया था कि कोल्ड वॉर को कैसे रोकेंगे, नई वॉर होने से कैसे रोकेंगे, एंड सो ऑन। मतलब पूरा जो रियलिटीज थी ये उस समय की थी। लेकिन अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, अब हम 21st सेंचुरी में आ गए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 20th सेंचुरी से ही बदलने लगेंगी। मतलब जब 20th सेंचुरी का एंड आ रहा था पूरा, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली कि नहीं, अब इनमें चीज़ों में कुछ चेंज तो चाहिए। तो यहाँ पर पूरे यूएन के मेंबर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे। तो इस आवाज़ उठाने के चक्कर में सामने ये आया कि मेनली यूएन में, पूरे यूएन के स्ट्रक्चर में चेंज की तो ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है, सिक्योरिटी काउंसिल में। क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी काउंसिल बहुत अजीब हो गया है, मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए बना हुआ है। तो ये हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपके लेफ्ट में बॉक्स देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, 1992 में जब इतना ज़्यादा हंगामा हो गया रिफॉर्म के लिए, तो हमारी जो जनरल असेंबली है तो कुछ रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए थे। उस रिजोल्यूशन में कहा गया था कि मेन यूएन की अगर हम बात करते तो 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 3 प्रॉब्लम बताओ। पहली प्रॉब्लम आती है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज। आज के समय की जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं इसको यूएन दिखाता ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया था, यूएन पुराने जमाने की पॉलिटिकल रियलिटी को दिखाने में पड़ा हुआ है, हमें आज की रियलिटीज वाकिफ होना पड़ेगा। इसके बाद आता है, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स। यूएन के जो भी डिसीजन होते हैं या जो भी इसका इंटरेस्ट होता है, ये किसको झलकाता है, वेस्टर्न पावर को। मेनली आप बोल सकते हैं यूएस साइड को झलकाता है, तो यूएस की हेजेमनी चल रही है।
तो यूएस को ये पूरा झिकाता है, बार बार उन्हीं के इंटरेस्ट को ये फोकस करेगा और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो डोमिनेटिंग कंट्री हैं उन्हीं का फेवर ये करता है, तो नई नई कंट्रियों को प्रॉब्लम होती है। और तीसरा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आया था, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तो अब यहाँ पर देखो, आपको बॉक्स में नीचे एक और चीज दिख रही होगी, इन व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1997 को हमारे उस समय के सेक्रेटरी जनरल जो कोफी अनन जी थे, उन्होंने एक इंक्वायरी करी जिसमें बोला कि आप बताइए कि यूएन को हम कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं। समझ गए? हमने सबसे पहले क्या बात करी कि रिफॉर्म क्यों लाना जरूरी है। हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस करी, ये 3 प्रॉब्लम आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब इन 3 प्रॉब्लम के क्या रिफॉर्म में हम कौन सी कंट्री चूज करेंगे, उनमें क्या खूबियां होनी चाहिए। तो इन द ईयर सिंस देन द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया दैट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द न्यू मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर आने चाहिए, तो ये कुछ क्राइटेरिया हमारे सामने आता है। सबसे पहले सामने आता है उसको एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, फिर आता है उसको एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, उसके बाद आता है कि सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर तो यूएन बजट में एक अच्छा कंट्रीब्यूट उसका होना चाहिए। इसके बाद उसकी पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को वो कंट्री रिस्पेक्ट करे, वो कंट्री ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद आता है कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कुल मिलाकर एक ऐसी कंट्री मेंबर होना चाहिए जो और ज़्यादा एक कल्चर लेकर आएगी, एक अलग मतलब पूरी ज्योग्राफी लेकर आएगी, एक अलग पूरा मतलब कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि एक अलग क्राइटेरिया लेकर वो आएगी। जैसे अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे एक कल्चर के लोग आ गए, तो वो एक नए कल्चर को लेकर आएगी, नए इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर आएगी, एक ज्योग्राफी में भी डाइवर्सिटी दिखना चाहिए। ये कुछ हमारे सामने क्या आए थे कि क्या एक नए मेंबर भी होना चाहिए, बिल्कुल आपको याद करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि जब इतनी सारी चीजें आ गई थी उसके बाद भी कोई चेंजेस हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा है अच्छे खासे। तो यहाँ पर आता है कि जो ये सजेशन है इन्हीं में खोट है। अब क्या खोट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताइए कि इतने रिफॉर्म के बाद भी यूएन में क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, क्योंकि वो रिफॉर्म कुछ नहीं आ पा रहे थे। पहला क्वेश्चन हमने जो बात करी है कि मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, तो इकोनॉमिक पावर से हम क्या समझे, यूएन का बोलना है कितनी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि ये इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, इतना एक लेवल होना चाहिए, ये हमें नहीं मालूम। मिलिट्री पावर, फिर वही क्वेश्चन, मिलिट्री पावर मतलब कितनी मिलिट्री पावर, एक मिलिट्री पावर का भी तो कुछ आप बताइए। और फिर मिलिट्री पावर में किस टाइप की मिलिट्री पावर की आप बात कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन बना रही है तो वो क्या सही है यूएन के लिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर बजट, कितना बजट देना चाहिए, फिर वही क्वेश्चन आता है। और फिर पॉपुलेशन, यूएन का कहना है ज्यादा पॉपुलेशन होना एक कंट्री के लिए सही बात है कि वो एक कंट्री के लिए गलत बात है, हमें ये समझ में आना जरूरी है। इसका देख कंट्री जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करती है, यूएन का कहना है मान लिया डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करिए, लेकिन क्या कंट्री जो डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करती है वो यूएन में अच्छा काम कर पाएगी, इन दोनों के बीच लिंक क्या है, एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि आप कल्चर वाइज क्या बोल रहे हो, क्या हमें पर कॉन्टिनेंट एक मेंबर उठाना चाहिए, या जिस कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां से बहुत सारे मेंबर उठा लेना चाहिए, या अगर कोई एक कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा कल्चर है तो उस कंट्री का क्या रोल होगा। मतलब कुल मिला के याद आ रही है कि कहाँ के कल्चर से आप कहना चाह रहे हैं। ऐसे तो अगर यूएसए की बात करें तो अब क्या यूएसए में पूरे अमेरिका की कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां से सिर्फ यूएसए को उठा लेना चाहिए कि वहां बाकी जो कंट्री उन्हें उठाना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करते तो इंडिया हमारा एशिया में आता है, एशिया में तो कल्चर की कमी नहीं है, तो एशिया से फिर आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। अब इसके बाद हम अगले लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है कौन से रिफॉर्म लाने की बात क्यों करी जा रही थी, क्या रिफॉर्म के लिए क्या प्रस्ताव हमारे सामने आए, क्यों रिफॉर्म अच्छे से नहीं आ पाया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, इसके आने की चांसेस कम है क्योंकि हेजेमनी वाला चैप्टर इसमें हट चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम कि यूएन आज की यूनिपोलर वर्ल्ड में कुछ काम का भी है कि नहीं है। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जहां पर एक कंट्री का पूरा दबदबा होता है। तो अगर हम बात करें तो यूएन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यूएस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है पूरे वर्ल्ड को, तो एक कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो यूएस को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। नहीं तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो यूएस अपनी पूरी मनमानी करने लगेगा। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है डिसइंटीग्रेशन जब यूएसएसआर का हुआ तो यूएसए ने अपना दबदबा बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएन कहीं ना कहीं कुछ करके पूरे बाकी वर्ल्ड को एक साथ ला सकता है, इसलिए यूएन की मनमानी नहीं होती है। लेकिन इसके अपोज में अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन का, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट यूएन को यूएसए करता है। तो इससे समझ में आता है कि भाई जब यूएन का में यूएस का इतना बड़ा दबदबा है, परमानेंट मेंबर भी है, तो यूएन उसकी पावर तो कभी मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें हम तो अगर एक कोई दमदार व्यक्ति है वो एक अकेले को हरा सकता है, लेकिन यहाँ पर 100 कमजोर व्यक्ति एक साथ आ गए तो ये अकेला दमदार आदमी भी कहीं ना कहीं दबने लगता है। तो यही यूएन हमारे साथ काम करता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यूएन एक बहुत ही इम्परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी कंट्रियों का क्या होगा, उनके इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा।
इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, खासकर 4-6 वाले तो अच्छे से पढ़िएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।